दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बैंक स्कैम को अंजाम देने के बाद And an important question, could you fall victim to a sophisticated bank scam that begins with a simple text message? एक फेक एयरपोर्ट को एक दूसरे देश को बेचना और इसके बाद पकड़े जाने के 1 साल बाद ही जेल से बाहर निकलने के लिए रिश्वत देना, ये सब एक इंसान ने अकेले ही किया है। हम जिस इंसान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसने एक आदमी या ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बल्कि पूरे देश को ही चूना लगा डाला। और ऐसा वैसा नहीं बल्कि $242 मिलियन का जबरदस्त स्कैम, और वो भी ऐसी चीजें बेचकर जिसका नामो निशान तक नहीं था। मतलब इस इंसान ने एक देश को वो चीज बेच डाली जिसका कोई वजूद ही नहीं था। ये इंसान असल जिंदगी का वो ब्लफ मास्टर है जिसने देश की सरकार से लेकर उसके सेंट्रल बैंक को इतना नुकसान पहुंचाया कि बैंक कंगाली के दरवाजे पर जा खड़ा हो गया। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस स्कैम के बारे में आपने नहीं सुना होगा। 1995 में ब्राजील के नॉरिएस्टे बैंक के मैनेजर को नाइजीरिया से एक कॉल आती है, और ये कॉल किसी आम आदमी की नहीं थी बल्कि ये कॉलर नाइजीरियन सेंट्रल बैंक का गवर्नर था। अब सेंट्रल बैंक के बारे में तो हम सब जानते हैं कि ये किसी भी देश की बैकबोन की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने फोन पर बात करके ब्राजील के मैनेजर को अपने झांसे में लिया, वो कोई और नहीं बल्कि सिंपल सा दिखने वाला आदमी है जिसका नाम है इमानुएल नीवेड ओदेनगिव। इमानुएल पेशे से एक बैंकर था और वो भी नाइजीरिया के यूनियन बैंक का डायरेक्टर। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर वो यूनियन बैंक का डायरेक्टर था तो भला नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर बनकर क्यों बात कर रहा था। कोई बैंकर पैसे के लिए किस हद तक चला जाएगा, इसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। जैसे इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इमानुएल एक बैंकर था और एक बैंकर की हैसियत से नौकरी ने उन्हें सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि उसे बैंक से रिलेटेड हर उस चीज, हर उस तरीके के बारे में पता था जो उसे स्कैम को अंजाम देने तक पहुंचाने में उसकी मदद कर सकती थी। बैंक के क्लाइंट से लेकर बिजनेस क्लाइंट्स तक की सारी डिटेल्स उसके पास थी। दरअसल इमानुएल को इस बात का यकीन था कि वो कुछ भी करके पैसों का अंबार लगा सकता है। उसे बस एक मौके की जरूरत थी और ये मौका उसे मिल भी गया। 1995 में उसने सेंट्रल बैंक के गवर्नर यानी पॉल लगुना बनकर ब्राजील के बैंक मैनेजर नेल्सन साकागुची को ये यकीन दिला दिया कि ये डील न केवल उसके बैंक के लिए बल्कि पर्सनली उसके लिए भी कितनी फायदेमंद हो सकती है। इसके बाद इमानुएल ने उसे समझाया कि उसे $242 मिलियन एक एयरपोर्ट के लिए इन्वेस्ट करना है और ये एयरपोर्ट नाइजीरिया की न्यू कैपिटल सिटी अबुजा में बनना है। लेकिन इस डील में ब्राजील के बैंक मैनेजर नेल्सन साकागुची को जो फायदा मिलने वाला था उसकी रकम थी $10 मिलियन, और यही रीजन था जिसकी वजह से वो इस डील में इमानुएल की मदद करने को तैयार हो गया था। आप अगर दोस्तों नेल्सन की जगह होते तो क्या करते, क्योंकि इतनी बड़ी डील में इतना फायदा किसी को भी घुटनों पर ला सकता है। नेल्सन ने ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद आने वाले 3 सालों में इमानुएल के दिए हुए अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इसमें $191 मिलियन कैश में दिया गया और बाकी का बचा हुआ अमाउंट बैंक्स के थ्रू डिप्लॉय किया गया। इमानुएल ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसने सिर्फ एक अकाउंट में सारे पैसे डलवा दिए तो ये उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए उसने उसे 5 अलग अलग खातों में पैसे डालने के लिए कहा। वेयर प्रॉब्लम अराइज। अब सब वैसा ही चल रहा था जैसा इमानुएल चाहता था, लेकिन इसी बीच बैंक के एक शेयर होल्डर ने नेल्सन से बैंक के अंदर हो रही एक्टिविटीज का जब ब्यौरा मांगा तो नेल्सन घबरा गया। और यही वो दौर था जब नेल्सन लंबे समय तक इन सब सवालों को टालने के लिए अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बैंक के ऑफिसर्स और स्टेक होल्डर्स भड़क गए। बस फिर क्या था, देखते ही देखते नेल्सन ने धीरे धीरे सब उगलना शुरू कर दिया। अब यहाँ से सवाल उठता है कि भला एकदम से बैंक के स्टेक होल्डर्स को ये अंदाजा कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ तो है। तो इस कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब नॉरिएस्टे बैंक की सबसे खास ब्रांच जो कि केमन आइलैंड में थी, वहां से जब गड़बड़ियों का अंदाजा लग जाता है और इसके बाद परत दर परत पूरी कहानी खुलती चली गई। दरअसल 1995 में मिस्टर तराथिया विलियम्स नाम से नेल्सन को एक फैक्स मिलता है और तराथिया नाइजीरिया की ही मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन बजट एंड प्लानिंग के हेड थे। और इस फैक्स में लिखा होता है कि नाइजीरिया अबुजा में जो एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहा है उसके लिए उसे फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए। बस ये फैक्स रिसीव होते ही नेल्सन को ये कंफर्म हो गया कि नाइजीरिया में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट प्लान हुआ है और इस प्लान में इन्वेस्ट करने से न केवल बैंक को बल्कि उसे पर्सनली भी काफी अच्छा फायदा होने वाला है।
लेकिन यहीं एक और ट्विस्ट तब आता है जब 1997 में नोरिएस्ते और सैंटेंडर को मर्ज कर दिया जाता है। बस फिर क्या था। इसके बाद नेल्सन पर सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों नोरिएस्ते बैंक का 2/5 ऑफ टोटल अमाउंट केमन आइलैंड की एक ब्रांच में बिना सेफ्टी के रखा गया। और जब इस चीज से पर्दा उठने लगा तो देखते ही देखते इस स्कैम की जड़ें खुलने लगी और जांच होने के बाद सिर्फ ब्राजील ही नहीं बल्कि नाइजीरिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों तक बात जा पहुंची। और इतना ही नहीं, स्कैम के सामने आने के बाद बैंक इस हालात में पहुंच गया कि 2001 में बैंक को पूरी तरह शट डाउन करना पड़ा। ट्रायल्स इन केस। दोस्तों, नाइजीरिया के एक्स प्रेसिडेंट ओलुसेगुन ओबांसजो के कहने पर 2002 में नाइजीरियाई पार्लियामेंट एक इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमीशन यानी EFCC बनाती है। बस फिर क्या था, इस कमीशन ने आते ही अपना काम करना शुरू कर दिया और 2004 में जब उन्हें नाइजीरिया के इस स्कैम की खबर मिलती है तो वो इमैनुअल और इस स्कैम में उसकी मदद करने वाले सभी साथियों को EFCC द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब शुरू होता है दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बैंक स्कैम का ट्रायल। इन लोगों पर रिश्वतखोरी से लेकर अबुजा हाई कोर्ट में धोखाधड़ी से एडवांस अमाउंट मांगने के 86 आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये सभी लोग अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से मना करते रहे। लेकिन जज लावल गुमी ने आरोप लगाया कि लोग कोर्ट के वकील और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे कि इस कहानी में इतने ट्विस्ट आते हैं दोस्तों, जो वाकई किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं थे, तो एक और ट्विस्ट इस कहानी में आना बाकी था और वो ये कि इस केस के शुरू होने के कुछ साल बाद इस मामले को जज गुमी ये कहकर खारिज कर देते हैं कि ये क्राइम अबुजा में किया ही नहीं गया था, क्योंकि अपराध उनके जुरिडिक्शन के दायरे से मीलों दूर लागोस में किया गया था। बस फिर क्या था, इमैनुअल और उसके साथियों को अदालत के बाहर गिरफ्तार कर लागोस लिया जाता है। अब ये मामला EFCC के एस्टैब्लिश के बाद उसके सबसे मेन मामलों में से एक बन गया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इमैनुअल हर जगह अपना शातिर दिमाग लगाने की कोशिश करता था और एक बार फिर उसने ऐसा ही किया। इस बार उसने EFCC चीफ नूजू रिबाडू को $75,000 नकद रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसने इमैनुअल के लिए केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया, क्योंकि रिश्वतखोरी का एक और केस इमैनुअल के खाते में जुड़ गया था। लेकिन इतने बड़े केस में फंसने की वजह से इमैनुअल के साथियों में से एक अमाका अनाचेम्बा ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और उसे 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई और $25.5 मिलियन चुकाने का ऑर्डर भी दिया गया। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि इमैनुअल ने यह भी प्लान किया था, क्योंकि वो दिमागी तौर पर बहुत होशियार था और जानता था कि कोर्ट को कैसे चकमा दिया जा सकता है। इसलिए उसने अनाचेम्बा को जुर्म कबूलने के लिए कहा, जो कि आपको कहानी के लास्ट में पता चलेगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल इमैनुअल और उसके एक साथी नजीरिबे ओकोली ने साकागुची की गवाही के बाद अपराध में दोषी पाए गए। इमैनुअल को 25 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई। लेकिन फिर कहानी एक नए मोड़ के साथ खड़ी थी कि 2006 में इमैनुअल नुएट इसको रिलीज कर दिया गया था और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी की वसूली के लिए उल्टा मुकदमा एजेंसी पर ही दायर कर दिया। उसका कहना था कि कुछ संपत्तियां क्राइम करने से पहले उसके द्वारा कमाई गई थी और वो उसे किसी भी हाल में वापस चाहिए, और वो $52 मिलियन की प्रॉपर्टी वसूल करने में सफल भी रहा। 2021 में इस मामले की अदालत सुनवाई में इमैनुअल ने कहा कि उसे इस $242 मिलियन के एयरपोर्ट स्कैम के बारे में कुछ नहीं पता था और उसका कहना था कि जो इस केस का आरोपी था वो कोई और नहीं बल्कि अनाचेम्बा था और अब वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो कोर्ट को अब ये केस खारिज करना चाहिए। इतना ही नहीं, उसका ये भी कहना था कि उसके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट डलवाया गया था उसकी भरपाई वो पहले ही कर चुका है और अब वो किसी तरह भी इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस तरह $242 मिलियन के फेक एयरपोर्ट का स्कैम करके भी इमैनुअल आज सरकारी गिरफ्त से दूर है। उम्मीद करते हैं आपको इस स्कैम से जुड़ी कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।